बिहार में सत्ता करवट लेने वाली है और बिहार की राजनीति में जाति की भूमिका बड़ी होती है। नई सरकार के गठन से पहले जिस जाति की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है वो जाति है कुशवाहा। कारण है सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी का सीएम बनना लगभग तय माना जा रहा है, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। अगर सम्राट सीएम बनते हैं तो वो बिहार में बीजेपी के प्रथम सीएम होंगे। साथ ही बिहार के पहले कुशवाहा सीएम के रूप में भी उनको याद किया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले सतीश प्रसाद सिंह बिहार के सीएम बने थे, जो कि कोई समाज से ही आते हैं, लेकिन वो मात्र 5 दिनों के लिए सत्ता में रह पाए थे। इसलिए अगर कुशवाहा बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं और लंबे समय तक बिहार के मुख्यमंत्री रहते हैं तो ये उपाधि उनको मिल सकती है। देखिए, कोई ना ये बिहार की सबसे बड़ी आबादी है, ना सबसे ज़्यादा सीटें इनकी जेब में हैं, लेकिन बिना इनका हिसाब किए बिहार में कोई भी गठबंधन नहीं बनता, कोई भी सरकार नहीं टिकती। 7 दशक पहले यही समाज सिर्फ खेत जोतता था। ब्रिटिश रिकॉर्डों में मेहनती काश्तकार लिखा जाता था। सत्ता दूर की बात थी। आज वही समाज बिहार का उप मुख्यमंत्री देता है, वित्त मंत्री देता है और अब मुख्यमंत्री पद की दावेदारी भी सामने है। तो ये सफर कैसे हुआ? कोयरी से कुशवाहा बनने की और कुशवाहा से सत्ता के दावेदार बनने की ये कहानी आखिर है क्या? नमस्कार, आप बिहार न्यूज़ टुडे देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। चलिए इस कहानी को शुरू करते हैं। सबसे पहले पीछे चलते हैं 18वीं और 19वीं सदी में। उस वक्त कोई समाज की पहचान एक कुशल किसान के रूप में थी। खासकर सब्जी उत्पादन और अफीम की खेती में इनकी मजबूत पकड़ थी। ब्रिटिश दस्तावेजों में उन्हें मोस्ट एडवांस कल्टीवेटर यानी सबसे उन्नत काश्तकार कहा गया। ये अफीम साधारण फसल नहीं थी। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इसे चीन में बेचती थी और इस पूरे कारोबार में कोयरी किसान की भूमिका केंद्रित थी। यही वजह थी कि 1880 के दशक तक गया और आसपास के इलाकों में इस समाज के कुछ लोग न सिर्फ खेत जोत रहे थे, बल्कि गांव के महाजन के रूप में भी उभर रहे थे। आर्थिक मजबूती आई पर सामाजिक पहचान अभी भी शुद्ध काश्तकार की ही थी। 20वीं सदी की शुरुआत में ये बदलने लगा। 1922 में अखिल भारतीय कुशवाहा क्षत्रिय महासभा बनी। यहीं से कोयरी से कुशवाहा बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। दावा था कि ये समाज भगवान राम के पुत्र कुश का वंशज है, इसलिए कुशवाहा नाम पड़ा। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं था, यह सामाजिक प्रतिष्ठा हासिल करने की एक कोशिश थी और आगे चलकर राजनीतिक उभार की नींव भी। 1947 में देश को आज़ादी मिली और उसके साथ ही 1950 में आया बिहार भूमि सुधार अधिनियम। इस एक कानून ने बिहार की जमीनी सत्ता को हिला दिया। सवर्ण जमींदारों की पकड़ कमजोर हुई। जो किसान जमीन पर काम करते थे उन्हें मालिकाना हक मिला। सबसे ज़्यादा फायदा हुआ यादव, कुर्मी और कोयरी को। इन तीनों समाजों ने जमीन पाई। जमीन से आर्थिक मजबूती आई और आर्थिक मजबूती से राजनीतिक चेतना। राजनीतिक विश्लेषक इन्हें उभरते हुए कुलक कहते हैं, यानी ऐसे किसान जो अब सिर्फ वोट नहीं देते बल्कि सत्ता में हिस्सा मांगने की स्थिति में आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त कांग्रेस के भीतर वहां भी ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत की पकड़ थी। टिकट मिलता था, ऊपर की कुर्सी नहीं मिलती थी। ये बेचैनी अगले दशक में एक बड़े उभार की वजह बनने वाली थी। 1960 और 70 का दशक इस समाज के लिए वैचारिक क्रांति का दौर था और इस दौर का सबसे बड़ा नाम था जगदेव प्रसाद। 1922 में जहानाबाद के एक कुशवाहा परिवार में इनका जन्म हुआ। राम मनोहर लोहिया के समाजवाद से इन्होंने सियासत की शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही समझ आ गया कि सोशलिस्ट पार्टियों का नेतृत्व भी उन्हीं सवर्णों के हाथ में है जिनसे लड़ने की बात हो रही है। 1967 में उन्होंने शोषित दल बनाया और एक नारा दिया जो आज भी बिहार की राजनीति में गूंजता है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। इस नारे का मतलब सीधा था, जो 10% सवर्ण समाज सदियों से 90%
प्रतिशत पर राज करता आया है वो अब नहीं चलेगा। जनसंख्या के हिसाब से सत्ता में भागीदारी होनी चाहिए। 1968 में उनके समर्थन से सतीश प्रसाद सिंह बिहार के पहले पिछड़े मुख्यमंत्री बने, लेकिन सिर्फ 4 दिन के लिए, और उन 4 दिनों का परिणात्मक महत्व बहुत बड़ा था। पहली बार सत्ता के शीर्ष पर पिछड़ा चेहरा था। जगदेव प्रसाद खुद उप मुख्यमंत्री बने, यानी दोनों नेता कुशवाहा जाति के थे और सीएम भी और डिप्टी सीएम भी। 5 सितंबर 1974 को कुर्था में एक जनसभा के दौरान पुलिस की गोलीबारी में जगदेव प्रसाद की मौत हो गई, पर उनकी विचारधारा वो पूरे बिहार में फैल गई। आज भी बिहार में जहां सामाजिक न्याय की बात होती है, जगदेव प्रसाद का नाम आता है। हर पार्टी उन्हें अपना बताती है। इसी दौर में एक और धारा चली। भोजपुर, गया, रोहतास जैसे इलाकों में कुशवाहा समाज के कई युवा नक्सल आंदोलनों से जुड़े। यह दिखाता है कि यह समाज सिर्फ चुनावी राजनीति तक सीमित नहीं था, सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष का रास्ता भी चुन रहा था। 1990 में लालू प्रसाद यादव सत्ता में आए और बिहार की राजनीति पूरी तरह बदल गई। मंडल आयोग लागू हुआ, ओबीसी आरक्षण, पिछड़ों की सियासत का नया दौर शुरू हुआ। शुरुआत में यादव, कुर्मी और कुशवाहा एक साथ इस लहर में थे, लेकिन धीरे धीरे एक बात साफ होने लगी। सत्ता में, टिकटों में, नौकरियों में यादवों का हिस्सा बाकियों से काफी ज्यादा था। इसे राजनीतिक भाषा में यादवकरण कहा जाने लगा। कुर्मी और कुशवाहा समाज में बेचैनी बढ़ी। 1994 में कुर्मी चेतना रैली हुई। यही वो मोड़ था जहां से एक नया राजनीतिक समीकरण बना। नीतीश कुमार और जॉर्ज फर्नांडिस ने मिलकर समता पार्टी बनाई। राजनीतिक पंडितों ने इस गठबंधन को नाम दिया लव कुश। कुर्मी और कुशवाहा राम के दोनों बेटे एक साथ। 1996 में भाजपा के साथ गठबंधन हुआ। धीरे धीरे ये गठबंधन मजबूत होता गया और 2005 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनी। कुशवाहा समाज इस सत्ता परिवर्तन का अहम हिस्सा था। 2005 के बाद नीतीश कुमार की सरकार बनी, लेकिन 2010 आते आते कुशवाहा समाज में एक भावना बढ़ने लगी। सत्ता में कुर्मी और अति पिछड़ों को ज्यादा तवज्जो मिल रही थी। कुशवाहा पीछे छूट रहे हैं। इसी बेचैनी से उभरा एक नया चेहरा। वो चेहरा था उपेंद्र कुशवाहा का। उन्होंने 2013 में आरएलएसपी यानी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी बनाई। 2014 में भाजपा के साथ गठबंधन किया और केंद्र में मंत्री बने। यह पहला बड़ा मौका था जब कुशवाहा समाज का एक नेता स्वतंत्र ताकत के रूप में सामने आया। उनकी राजनीतिक यात्रा उठापटक भरी रही। जेडीयू, आरएलएसपी, राजद, फिर जदयू, फिर अलग। आलोचक कहते हैं कि अस्थिरता है, लेकिन इस पूरी यात्रा ने एक बात साबित की कि कुशवाहा वोट अब किसी एक पार्टी का बंधुआ नहीं है। वो मोल भाव करता है और हिसाब मांगता है। 2015 के आसपास राजनीति में एक नया मोड़ आया, पहचान की राजनीति। सम्राट अशोक और चंद्रगुप्त मौर्य को कुशवाहा समाज से जोड़ा जाने लगा। राष्ट्रवादी कुशवाहा परिषद जैसे संगठनों के जरिए भाजपा ने यह नैरेटिव बनाया कि मौर्य वंश कुशवाहा जाति से था। अशोक सिर्फ महान राजा नहीं, कुशवाहा गौरव हैं। 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती के साथ अशोक जयंती मनाने का फैसला हुआ। यह भी एक राजनीतिक संदेश था। इस पूरी प्रक्रिया का असर क्या हुआ? समाज के भीतर गौरव और आत्मविश्वास बढ़ा, खासकर युवा पीढ़ी में। अब वो सिर्फ किसान का बेटा नहीं था, वो उस वंश का वारिस था जिसने एक बार पूरे भारत पर राज किया था। पहचान की राजनीति के अपने खतरे होते हैं, इतिहास को तोड़ मरोड़ने का खतरा भी, लेकिन इसका राजनीतिक असर समाज को एकजुट करने में, उनमें दावेदारी की भावना भरने में, वो असर बहुत ठोस रहा। 2022 में नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार में जाति आधारित गणना कराई। 2023 में डेटा आया और इस डेटा ने कुशवाहा राजनीति को एक ठोस जमीन दी। बिहार में कुशवाहा समाज की आबादी निकली करीब 55 लाख, यानी कुल आबादी का 4.21%। यादवों के बाद ओबीसी में दूसरा सबसे बड़ा समुदाय।
लेकिन इसी डेटा की एक और कहानी है। सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी महज 2.04%, 33% से ज़्यादा परिवारों की मासिक आय मात्र 6,000 रुपये या उससे कम। यानी राजनीतिक ताकत बढ़ रही है पर सामाजिक आर्थिक हकीकत अभी भी पीछे है। यही टेंशन हर चुनाव में नई समीकरण बनाती है। यही कारण है कि हर पार्टी कुशवाहा वोट के लिए संघर्ष करती है और कुशवाहा समाज हर बार मूलभाव की स्थिति में रहता है। देखिए, 2024 का लोकसभा चुनाव इस पूरे सफर का अब तक का सबसे बड़ा प्रमाण बनकर सामने आया। आरजेडी ने जो हमेशा यादव मुस्लिम समीकरण पर टिका था, इस बार 7 कुशवाहा उम्मीदवार उतारे। संदेश साफ था, कुशवाहा वोट सिर्फ एनडीए की जागीर नहीं है। औरंगाबाद जैसी सीट जहां दशकों से राजपूत उम्मीदवार जीतता था और जिसे बिहार का चित्तौड़गढ़ कहा जाता था, वहां आरजेडी के अभय कुशवाहा ने भाजपा के सुशील कुमार सिंह को हरा दिया। ये नतीजा बहुत कुछ कह गया। काराकाट में त्रिकोणीय मुकाबला था। एनडीए से उपेंद्र कुशवाहा, महागठबंधन से भाकपा माले के राजा राम सिंह और निर्दलीय भोजपुरी गायक पवन सिंह। पवन सिंह ने राजपूत वोट काटे। फायदा हुआ राजा राम सिंह को, जो खुद भी कुशवाहा नेता हैं। वामपंथी विचारधारा जीती, यानी जगदेव प्रसाद की विरासत अभी जिंदा है। इन नतीजों ने यह साफ कर दिया कि कुशवाहा वोट अब चुनाव का रिजल्ट तय करने की स्थिति में है। और यही वजह है कि 2025 के विधानसभा चुनाव में जब वोटिंग हुआ तो जो कुशवाहा वोटर थे वो देख रहे थे सम्राट चौधरी की तरफ, वो देख रहे थे उपेंद्र कुशवाहा की तरफ और वो देख रहे थे नीतीश कुमार की तरफ। यानी कि वो तमाम जो बड़े चेहरे थे वो एक साथ एनडीए में नजर आ रहे थे और इसी का नतीजा रहा कि 2025 के चुनाव में कुशवाहा का अधिकांश वोट एनडीए के पक्ष में गया। देखिए, अब सम्राट चौधरी की भी बात कर लेते हैं। 2023 में सम्राट चौधरी भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बने, फिर डिप्टी सीएम बने। उनके पास वित्त विभाग आया, स्वास्थ्य आया, बिहार सरकार की सबसे अहम जिम्मेदारियां मिली। अब तो उनको गृह मंत्रालय भी दे दिया गया था। भाजपा की रणनीति समझना मुश्किल नहीं है। सम्राट चौधरी को आगे बढ़ाकर भाजपा एक साथ कई काम कर रही है। कुशवाहा समाज को साथ जोड़ना, अपनी ओबीसी छवि मजबूत करना और नीतीश कुमार के लौकुश आधार में सेंध लगाना। सम्राट चौधरी का संदेश भी साफ है, अब सिर्फ किंग मेकर की भूमिका काफी नहीं, अब हम खुद नेतृत्व करेंगे। तो देखिए, ये थी कुशवाहा समाज की राजनीति वाली सफर। किस तरह से कुशवाहा समाज खेत से आगे बढ़ते बढ़ते सत्ता के शीर्ष पर पहुंचा है। कोयरी से कुशवाहा बनने तक का ये सफर अब पहचान से आगे निकल चुका है। अब सवाल सत्ता का है, किंग मेकर से किंग बनने का सवाल है। तो देख रहा होगा कि सम्राट चौधरी को लेकर जिस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं, सम्राट चौधरी के स्वागत में जिस तरह से कुशवाहा समाज लगा हुआ है और उसकी तैयारी में है, तो क्या बीजेपी उनकी उम्मीदों पर खरी उतरती है? खैर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। इस वीडियो को लेकर, कोयरी कुशवाहा समाज को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी फॉलो कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको हर जरूरी खबर सबसे पहले मिल सके। अगर आप किसी खास विषय या मुद्दे पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं। आपकी राय हमारे लिए बेहद अहम है।